हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस क्लासेस बांका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाइए सफल बैच के साथ। चल रहा है बिहार पुलिस का एमसीक्यू और आप सब इसका आनंद भी ले रहे हैं जबरदस्त तरीके से। तो सभी मित्रों को सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को फायदा हो सके। और मेरे प्यारे साथियों, 2 घंटे तक बने रहिएगा। 2 घंटे से कम भी समय लगेगा क्योंकि पूरा सेशन 100 क्वेश्चन का बनाना है। तो एकदम एनर्जी के साथ जुड़ा रहिएगा। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो आप सब लाइक जरूर कर दीजिए और सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए। उसके बाद क्लास प्रारंभ होगा और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर रहने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लास्ट में ये जरूर बताइएगा कितना किसका नंबर आया है। इसे 1 से 100 तक आप लिख लीजिए। जो गलत होगा वो गलत में काउंटिंग करिएगा, जो सही होगा वो सही में काउंटिंग कर लीजिएगा। इससे पता चल सकेगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और एग्जाम के लिए आप कितना तैयार है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी जुड़ गए हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और एनर्जी के लिए लाइक का बटन एक बार जरूर दबा दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सहायता किसकी है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक सहायता किसकी है? एकदम आज सेट लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किसकी सहायता सबसे अधिक है? जल की, वायु की, खून की, शहद की? तो आंसर आपका क्या होगा? एकदम फटाफट लगाते चलिए, आज एकदम सिर्फ आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। आंसर हो जाएंगे आपका क्या? डी हो जाएंगे, यानी कि चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लगा दीजिए डी नंबर। यानी मेरे प्यारे साथियों, जो जितना गहरा होगा, गहरा का मतलब एकदम तरल, जो गहरा होता है, गहरा कहते हैं ना कि गहरा, एकदम गहरा होगा, उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होगी, उसकी श्यान उतनी ही होगी। जल के, वायु की, खून की सबसे अधिक गहरा शहद है, तो शहद की श्यानता क्या होंगे? सबसे अधिक होंगे। तो आप शहद पर आंसर एकदम लगा दीजिए। आपका हो गया चौथा नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों। एक समान मानवीय आंख कितनी तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है? 200 से 900 एनएम के बीच, 250 से 850 एनएम के बीच, 300 से 800 एनएम के बीच, 390 से 780 एनएम के बीच। यानी कि जो है एक समान मानवीय आंख कितनी तरंगदैर्घ्य को, यानी बीच विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकता है? आंसर एकदम फटाफट लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 390 से 780 एनएम के बीच। तो आप सब आंसर लगा दिए चौथा नंबर। आज मेरे प्यारे साथियों प्रैक्टिस करना है, सिर्फ आंसर लगाते चलना है, देखते हैं कितना नंबर आता है। इसका डिस्कशन भी कर देंगे बहुत सारे प्रश्नों में और बहुत सारे प्रश्नों को दूसरे दिन भी कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? विटामिन बी 1 की कमी से, विटामिन बी 2 कमी से, विटामिन बी 3 कमी से, विटामिन बी 5 की कमी से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको आज सेट सिर्फ लगाना है? क्योंकि एक दिन हम आपको देख रहे हैं कि सेट जब बना रहे हैं तो कितना नंबर आप लेकर के आ रहे हैं, ये चीज देखना है। इसलिए आप सब इस सेट को आज मारिए, 1 घंटे में पूरे सेट कंप्लीट करने वाले हैं हम। तो आंसर लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या होगा? प्लेग्रा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5। एकदम आंसर बताइए आप सब। तो कहेंगे सर ये जो है विटामिन बी 3। आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी 3। तो आंसर लगा देंगे आप सब विटामिन बी 3। बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन बी 3 का नाम आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन होता है विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम। आगे बढ़ते हैं। आप सब अभी तक लाइक नहीं किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, गेलालिन, गैस्ट्रिन। यानी कि अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? इसका आंसर एकदम फटाफट बताइए। अग्नाशय द्वारा जो है आपका जो है हार्मोन जो उत्पन्न होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। और आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, इंसुलिन यानी कि कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे मधुमेह। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता
है। बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है आप सबका। अब जानते हैं इंसुलिन का स्रोत क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन की स्रोत क्या है? तो कहेंगे डहेलिया की जड़, डहेलिया की जड़, डहेलिया की जड़, डहेलिया की जड़ यानी इसका स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मागतिकी या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन या अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? इसका आंसर आप सब फास्ट दीजिए। इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? इसका आंसर एकदम फास्ट दे दीजिए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा नियंत्रित नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसका जो आंसर हो जाएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। बिल्कुल सही जवाब है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर अगर पूछा जाए तो मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या लिखेंगे? अप्सरा लिखेंगे। यानी ये पहला नाभिकीय रिएक्टर था अप्सरा। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था? अप्सरा था, जिसका स्थापना जो हुआ था कब मेरे प्यारे साथियों? यानी 1956 ईस्वी में। एकदम आंसर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। दूसरा है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तीसरा है सानी हुई मिट्टी को सूखे पर भंगुर हो जाना। चौथा है नमक का पानी में घुलना। आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ जानते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद पुनः इस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन जानते हैं कि इसका गुण बदल सकता है, रंग बदल सकता है, आकार बदल सकता है, लेकिन वो पुनः लाया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः लाया नहीं जा सकता है। एक ऐसा सिंपल उदाहरण देते हैं जैसे भोजन का पचना, क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार इसमें आप बताइए कि कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन है? आंसर लगाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सब्जी जब पका देंगे मुलायम हो जाएगा, दोबारा आप सब्जी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि दूसरा नंबर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि सानी हुई मिट्टी को सूखे पर भंगुर हो जाता है, फिर भंगुर माटी जो है उसको क्या करेंगे? आप उसको फिर सान करके मिट्टी बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अब नमक का पानी में घुलना, नमक को अगर पानी में घुला देते फिर पानी को उड़ाएंगे, नमक मुझे मिल जाएगा। हो सकता है एकदम रगड़ छोटा छोटा महीन कण हो जाए, लेकिन नमक दोबारा मिल जाएगा। तो हमारा क्या है? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो आंसर लगा देंगे हम दूसरा नंबर, रासायनिक परिवर्तन लगा देंगे। क्लियर जवाब है मेरे प्यारे साथियों। कहते खगोलीय इकाई निम्नलिखित में से किसकी बीच की दूरी मापने की इकाई है? आप सबको बताना है सही कितना हो रहा है, गलत कितना हो रहा है लास्ट में मेरे प्यारे साथियों। एकदम फटाफट मारते चलिए कि खगोलीय इकाई निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी मापने की इकाई है? सूर्य तथा चांद के बीच की दूरी, पृथ्वी तथा चांद के बीच की दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी तथा शुक्र के बीच की दूरी। एकदम आंसर फास्ट लगाइए, एकदम आंसर फास्ट लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। और आपको पता है मेरे प्यारे साथियों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? अगर हम यहाँ पूछ लें तो आप बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो कहेंगे 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर। अगर इसी को किलोमीटर में पूछा जाए 9.46 गुना 10 पर पावर क्या होगा? 12 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर होगा। बिल्कुल एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर लगा दिया आप सब। आगे है निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है? पेरिस्कोप में मेरे प्यारे साथियों किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल का करते हैं कि अवतल का करते हैं, समतल का करते हैं? इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप सब आंसर दीजिए, उनके बाद हम आंसर आपको बताएंगे। तब हम आपको आंसर बताएंगे यानी पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं आप। चलिए
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका, यानी कि मेरे प्यारे साथियों समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पूछा जाए पेरिस्कोप का आविष्कार किसने किया था? पेरिस्कोप का आविष्कार किसने किया था तो आप क्या बताएंगे? आंसर एकदम फटाफट दीजिए। तो लिखेंगे हिप्पोलाइट मेरी ने। हिप्पोलाइट हिप्पोलाइट मेरी ने इसका आविष्कार किया था। हिप्पोलाइट मेरी ने, और इसके साथ जोड़ सकते हैं डेवी, हिप्पोलाइट मेरी डेवी ने, यानी कि इनका आविष्कार किया था। किसका? पेरिस्कोप का आविष्कार किया था। एकदम क्लियर आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। टीवी सेट के संचालन में निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न बहुत बार हो चुका है, आप इसका आंसर एकदम आसानी से दे सकेंगे। एकदम आंसर दीजिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 11 सितंबर 2023 के रात्रि 12 बजे से बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी सेट के संचालन में निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण, रेडियो तरंग, गामा किरण, एक्स किरण। मेरे प्यारे साथियों आंसर दीजिए। बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है आप सबका। आज मजा आ रहा है, आप सबसे आंसर बनवा रहे हैं हम। मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएंगे बताएंगे? टीवी सेट के संचालन में यानी कि किसका यानी जो है प्रयोग करते हैं, किस तरंग का प्रयोग करते हैं तो बताएंगे आप? तो कहेंगे सर रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। जिसका गलत हो रहा है जो अवरक्त विकिरण मारे होंगे। अगर यही पूछते रिमोट में किस तरंग का प्रयोग करते हैं तो रिमोट अगर पूछा जाता तो मेरे प्यारे साथियों अवरक्त 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 विकिरण लगाते, यानी अवरक्त किरण लगाते आप, यानी अवरक्त विकिरण लगाते आप। जब आपका रिमोट से पूछा जाता है, जब आप रिमोट दाबते हैं तो चैनल चेंज हो जाता है। रिमोट दाबते हैं तो देखते वॉल्यूम हो चेंज हो जाता है। रिमोट दाबते हैं और सारे टीवी में फंक्शन आप ऑन कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो रिमोट में यानी प्रयुक्त तो होता है वो अवरक्त विकिरण होता है, और आप यहाँ देखिए टीवी सेट के संचालन में जो है वो रेडियो तरंग होता है। प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा तभी तो आप सही कर पाइएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेडियो तरंग हो जाएगा। दोनों क्लियर हो गया। अगर हम पूछें कि भारत में जो है पहली बार टेलीविजन का शुरुआत कब हुआ? भारत में पहली बार टेलीविजन का शुरुआत कब हुआ? भारत में, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, भारत में अगर आपसे पूछे टेलीविजन का शुरुआत तो आप बताइए तो टेलीविजन का शुरुआत कब हुआ भारत में मेरे प्यारे साथियों? टेलीविजन का शुरुआत कब हुआ भारत में? तो आंसर एकदम बताइए। भारत में पहली बार टेलीविजन का शुरुआत कब हुआ? तो कहेंगे सर 1959 ईस्वी में शुरुआत हुआ। यानी कब शुरुआत हुआ? 1959 ईस्वी में शुरुआत हुआ। चलिए बिल्कुल सही है। बांका में नहीं है, हम बांका में नहीं है, अभी जो हम कोलकाता कचरापारा में है। चलिए एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, एकदम लगाते जाइए। भारत का पहला टेलीविजन कौन है? अगर पूछा जाए भारत का पहला टेलीविजन कौन है तो कहेंगे भारत का पहला टेलीविजन जो है दूरदर्शन है। दूरदर्शन है। भारत का पहला टेलीविजन कौन है? दूरदर्शन है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है एकदम आगे। अगर मेरे प्यारे साथियों कहेंगे टेलीविजन का खोज किसने किया था? अगर टेलीविजन का खोज पूछे किसने किया था तो कहेंगे सर जे.एल. बेयर्ड ने किया था। 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 ठीक है, किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब हम साधारणतः खाना बनाते हैं और जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी क्यों पक जाता है? जब हम साधारणतः खाना बनाते हैं और जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो देखते हैं 3 सीटी मारते मारते चावल बन के रेडी हो जाता है। आखिर जल्दी क्यों पकता है? इसका कारण क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है भैया। ये आप तो फिजिक्स जानते ही हो अच्छे से। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, जल की गुप्त ऊष्मा अधिक हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए? तो मेरे प्यारे साथी प्रश्न बनाने से पहले लाइक कर दीजिए ना, ताकि एनर्जी मिलेगा और आपका भी सही होता चल जाएगा। लाइक कर दीजिए, पक्का एकदम सही होता हुआ चल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एनर्जी मिल जाएगा। कहेंगे आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? पहला नंबर हो जाएगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों जल का क्वथनांक आखिर क्यों बढ़ता है? जब आप कुकर को पैक कर देते हैं तो क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ेगा
तो कथनांक बढ़ेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, दबाव बढ़ने से जल का कथनांक बढ़ जाता है, इसलिए कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। आंसर लगा देंगे अब पहला नंबर। एकदम क्लियर है। तो चलिए सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों फटाफट। हीरा का पर्तनांक निम्नलिखित में से कितना होगा? हीरा का पर्तनांक आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। ये बता दीजिए कि हीरा का पर्तनांक कितना होगा। तो कहेंगे सर हीरा का पर्तनांक 2.42 होता है, कहीं 2.43 भी दिया रहता है, तो एकदम 2.42 लिख देंगे। हीरा के साथ अगर बर्फ का भी जानना पड़े तो बर्फ भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हम अपनों मन से बता देते हैं। बर्फ का जो पर्तनांक होता है मेरे प्यारे साथियों 1.31 होता है। अगर इसमें हम पूछा जाए दूसरा का, जैसे कि आपसे एगो पूछा जाता है पानी का पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका पर्तनांक जो होता है ये क्या होता है? 1.33 होता है, 1.33 होता है। तो चलिए सभी का आंसर एकदम बहुत जबरदस्त आ रहा है। आगे पढ़ते मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा है? सफेद कशिश का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सोडियम सिलिकेट। तो चलिए इसका आंसर बता देंगे। आंसर बता देंगे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? कहता है सफेद कशिश का रासायनिक नाम क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जिंक सल्फेट होगा। क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। क्या होगा? जिंक सल्फेट होगा। लगा दीजिएगा आंसर आप सब, जिंक सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। मूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि मूत्र में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसर फटाफट लगा दीजिए, यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। अब कहेंगे कि यहाँ पे जो दूसरा नंबर है ब्यूटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ब्यूटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मक्खन का नाम सुने हैं, मक्खन में पाया जाता है क्या? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। टाइट्रिक अम्ल के बारे में आप तो जानते ही हैं। क्या मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे अंगूर में पाया जाता है और इमली में पाया जाता है, यानी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है टाइट्रिक अम्ल। आप बता दीजिए यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये जरूर बताइएगा आप सब। जरूर बताइए कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आप सब जरूर इसका आंसर दीजिए फटाफट एकदम। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी बताइए। टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है, एकदम गर्दा, बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे साथियों ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, ये चीज बता चुके हैं। एकदम आंसर आप सबका ले रहे हैं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है? डेंगू, अल्जाइमर, स्कर्वी, मधुमेह। तो मेरे प्यारे साथी इसका आंसर बता दीजिए। 14 का आंसर क्या होगा? यानी कौन सा जो बीमारी है मस्तिष्क को प्रभावित करता है? तो आप जानते हैं मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला जो बीमारी है वो अल्जाइमर है। क्या है? अल्जाइमर है, जिसको कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, जिसको मेनिनजाइटिस भी बोलते हैं। यानी कि भैया आप मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली जो बीमारी है कि ये भी है मेनिनजाइटिस, है ना? जाइटिस, जिसको आप गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, इसको अल्जाइमर मेनिंजाइटिस। बिल्कुल एकदम सही जवाब है। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले दो अंग है, दो बीमारी है, एक अल्जाइमर है, दूसरा मेनिंजाइटिस है ना? चलिए आगे। मानव सौंदर्य का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहता है? यानी मानव सौंदर्य का अध्ययन जो है निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कैलोलॉजी, यूरोलॉजी, एंटोमोलॉजी या ऑर्नियोलॉजी, क्या कहते हैं? आंसर दीजिए इसका फटाफट। भूलने की बीमारी, बिल्कुल अल्जाइमर भूलने की बीमारी है, और मेनिंजाइटिस गर्दन तोड़ बुखार है। एकदम सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कैलोलॉजी, यानी मानव सौंदर्य का अध्ययन जो है निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? कैलोलॉजी कहते हैं। तो आंसर लगा देंगे इसका, कैलोलॉजी लगा देंगे। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, कैलोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है? जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। बताइए कि वायु प्रदूषक कौन इसमें से नहीं है? वायु प्रदूषक इसमें से कौन नहीं है? एकदम फटाफट आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों, वायु प्रदूषक इनमें से कौन नहीं है? तो कहेंगे सर इसमें से हाइड्रोकार्बन जो है वायु प्रदूषक नहीं है। आंसर लगा देंगे आप, हाइड्रोकार्बन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाइड्रोकार्बन लगा देंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जानते ही हैं जो लाफिंग गैस है जिसको N2O कहते हैं। लाफिंग गैस का सूत्र अगर पूछेगा तो आप N2O लगा दीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड लगा दीजिएगा। लेकिन जो है वायु प्रदूषक नहीं होता है जो हाइड्रोकार्बन है। तीसरा नंबर आंसर हो चुका है आप सबका। आगे है किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? वाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण, ऊर्ध्वपातन किसके कारण से होता है? आंसर फटाफट दीजिए मेरे प्यारे साथियों और सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। आप सब एकदम आंसर दे दीजिए। तो कहेंगे सर किसी कमरे के एक कोने में अगर सेंट की खुली शीशी रख देंगे तो निश्चित है कि विसरण के माध्यम से यानी कि सभी जगह फैल जाएगा। विसरण के माध्यम से सभी जगह फैल जाएगा। विसरण इकाई समय में किसी गैस का जितना आयतन किसी सजित्र पाथ से होकर विस्तृत होता है उसे गैस के विसरण का वेग कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों विसरण से फैल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गुद्देदार, पुष्पासन, बीजाणु और ए और बी दोनों या कली? इसका आंसर लगाइए। क्या लगाएंगे आप इसका आंसर? एकदम फटाफट लगाते चलिए। इसका आंसर लगाएंगे आप सब तो कहेंगे कि गुद्देदार पुष्पासन भी खाया जाता है, बीजाणु भी खाया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों नाशपाती का। एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है नींबू का डायबेक रोग जो है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है? जस्ता, कॉपर, मैग्नीज, फुफूंद। नींबू का डायबेक रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है? 90 नंबर प्रश्न का। एकदम फास्ट बताइए मेरे प्यारे साथियों। आंसर हो जाएगा यानी नींबू में डायबेक का अगर रोग हो रहा है तो समझिए कि कॉपर की कमी से होता है। क्या होता है? कॉपर की कमी से होता है। कॉपर की कमी से होता है। और जस्ता से मतलब जस्ता की कमी होगा तो धान में खैरा रोग होगा। धान में खैरा रोग होगा। जस्ता की कमी होगा तो धान में क्या हो जाएगा? खैरा रोग का होना हो जाएगा जस्ता की कमी से। यानी जस्ता की कमी, धान में खैरा रोग होना। एकदम सही जवाब है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों आप सबका। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी? यानी 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो इतने दरमियान में कैलोरी जो उष्मा खपत होगी कितना होंगे? तो चलिए आंसर एकदम फटाफट बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे कि 720 कैलोरी। आंसर क्या लगा देंगे?